नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे YouTube चैनल एजुसोर्स बाय बिट्टू पर। आज अपन फिर से चर्चा करेंगे पंचायती राज की। पंचायती राज की संवैधानिक स्थिति क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक वीडियो हम पहले इसके ऊपर पढ़ चुके हैं जिसके अंतर्गत हम लगभग आधा पार्ट है वो कवर कर चुके हैं। चलिए अब शुरू करते हैं बाकी के आधे पार्ट की, लेकिन उससे पहले अपन रिवाइज करते हैं कि अपने पहले वीडियो में क्या पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि संविधान में जो पंचायती राज है वो जुड़ा कब, तो वो जुड़ा 1992 में। चलिए कैसे जुड़ा, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था सर, उसके बाबत जोड़ा गया। चलिए इस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज विभाग से पंचायती राज जो है उससे संबंधित क्या क्या अनुच्छेद जोड़े गए, कौन से भाग जोड़े गए, तो मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में कि एक तो भाग 9 जोड़ा गया, एक अनुसूची 11 जोड़ी गई, बस और कुछ भी नहीं जोड़ा गया। अनुसूची 11 और भाग 9 है वो पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 में 16 अनुच्छेद जोड़े गए। कितने टोटल? 16 आर्टिकल जोड़े गए। 243 एक तो आर्टिकल और बाकी के 15 हो गए 243 ए से लेके ओ तक। ठीक है। और अनुसूची 11 में क्या जोड़ा गया, तो अनुसूची 11 में जोड़े गए लिखे गए थे 29 विषय। वो 29 विषय जिस पर कानून बनाने के बारे में पंचायती राज के पास शक्ति विद्यमान है कि इन 29 विषय पर आप कानून है वो बना सकते हैं अपने। चलिए ये हो गया विकेंद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पंचायती राज, जिसके बारे में मोटा मोटी मैंने आपको बताया कि संविधान में किस प्रकार जुड़ा, क्या क्या जुड़ा। अब कुल मिलाकर ये तो आपको समझ में आ गया कि अनुसूची 11 में 29 विषय हैं और ये 29 विषय वो विषय जिन पर पंचायती राज संस्थाएं कानून बना सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब हमें मोटा मोटी पढ़ना क्या रहा कि ये 16 अनुच्छेद, अगर हम ये 16 अनुच्छेद अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आखिर संविधान में पंचायती राज संस्थानों की क्या स्थिति है, क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या प्रावधान है, ये क्लियर हो जाएगा। अब 243 और 243 ए ये जो 16 आर्टिकल हैं उनमें से 8 अपन ने पढ़ लिए थे, 8 पढ़ने बाकी हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो 8 पढ़े थे उनके बारे में आपको फटाफट बता देता हूं। सबसे पहले आर्टिकल 243 था इसमें, जिसके अंतर्गत क्या थी, परिभाषाएं थी कि इसके बाद इसमें ये जो लिखा है उसके उसका मतलब क्या है, बी जो लिखा है उसका मतलब क्या है, ग्राम सभा लिखा है उसका मतलब क्या है। ठीक है, फिर आता है 243 ए। 243 ए में अपन ने पढ़ा था कि 243 ए में क्या लिखा है, ग्राम सभा तो होगी और ग्राम सभा की जो शक्तियां हैं वो निर्धारित कौन करेगा, राज्य के विधानमंडल है वो निर्धारित करेंगे। ठीक है, फिर है तीन तीन आर्टिकल 243 बी आया। आर्टिकल 243 बी किससे संबंधित है, पंचायती राज जो संगठन है, ठीक है, उनके गठन से संबंधित है। तो गठन का मैंने आपको बताया कि पंचायती राज है वो 3 स्तरीय होगा, लेकिन जहां पे जनसंख्या है वो 20 लाख से कम है जिन राज्यों की, वहां पे ये 2 स्तरीय ही होगा, यानी पंचायत समिति है वहां पे हटा दी जाएगी। ठीक है, चौथा अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 243 सी, इसमें है संरचना पंचायतों की। इसमें प्रत्येक प्रकार के चुनाव के बारे में लिखा हुआ है संविधान के बारे में कि जो वार्ड पंच होंगे उनका प्रत्यक्ष चुनाव होगा, जो पंचायत समिति सदस्य होंगे उनका प्रत्यक्ष चुनाव होगा, जिला परिषद सदस्यों का प्रत्यक्ष होगा, जिला परिषद के अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष होगा और पंचायत समिति के प्रधान का अप्रत्यक्ष होगा। लेकिन सरपंच का चुनाव कैसे होगा ये तय कौन करेंगे, राज्य के विधानमंडल तय करेंगे कि सरपंच का अप्रत्यक्ष करवाना है या फिर प्रत्यक्ष रूप से करवाना है। जैसे हमारे राजस्थान में सरपंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता खुद चुनती है, वोट देके आती है। ठीक है, तो ये हो गया 243 सी। फिर बात आती है 243 डी के बारे में। डी मने दो क्या, आरक्षण। आरक्षण का क्या प्रावधान है, तो आरक्षण का मैंने बताया कि 3 चीजें हैं, SC ST OBC और महिला। ठीक है, SC और ST तो क्या है, जो जनसंख्या के अनुपात में है सीटों का आरक्षण मिलेगा। ठीक है, OBC है ये कौन करेंगे, राज्य के विधानमंडल तय करेंगे, और महिलाओं का सीधा सीधा 1/3 है। ठीक है, ये हो गया 243 डी। फिर छठा क्या है, 243 ई मतलब क्या होगा, एरा यानी अवधि। एरा माने क्या होता है, अवधि। तो अवधि कितनी होगी, तो मैंने आपको बताया कि 5 साल है वो कार्यकाल, 5 साल की अवधि होगी प्रत्येक पंचायत की। प्रत्येक चुनाव के बाद में जो भी
ग्राम पंचायत का जो भी सदन बनेगा, उसकी पंचायत समिति का जो सदन बनेगा, उसकी पहली मीटिंग से होगा। फर्स्ट जो मीटिंग होगी उससे लेके 5 साल तक का कार्यकाल होगा। अगर मान लीजिए 5 साल से पहले ही विघटन हो जाता है पंचायत का, तो 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराने जरूरी है। और जैसे चुनाव होंगे तो जो नई पंचायत बनेगी या जो नया सदन बनेगा, वो शेष वर्षों के लिए वो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि उनको वापस से 5 साल का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 6 आर्टिकल हो गए थे 243 ई तक। फिर 7वां आर्टिकल अपने पढ़ा 243 एफ। ठीक है, एफ में क्या है? एलिजिबिलिटी, योग्यता। योग्यता के बारे में एक ही चीज लिखी है, क्या कि 21 वर्ष से मिनिमम आयु है वो 21 वर्ष होगी, यानी 21 वर्ष से कम का है वो पंचायती राज की किसी भी संस्थान में चुनाव योग्य नहीं होगा। ठीक है, फिर अपन ने बात की थी 243 एफ हो गया। फिर अपन ने बात की 243 जी के बारे में। ठीक है, जी है वो बताता है कि शक्तियां कौन सी होगी, शक्तियां क्या क्या होगी पंचायतों की। शक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया कि अनुसूची 11 में वर्णन है, 29 विषय दे रखे हैं। अब ये राज्य के विधानमंडलों पर निर्भर करेगा, क्या ये 29 में से कितने विषयों को तय करते हैं अपने राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद में अपना आता है नम्मा आर्टिकल 243 एच। एच का मतलब होता है कर, होम। होम होता है ना, होम टैक्स मान सकते हैं इसको। ये भी शायद मैंने आपको पिछले भाग में पढ़ाया था। मतलब पंचायतों को कर लगाने की शक्तियां भी होगी, कर लगाने की शक्ति भी प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहां तक अपन पढ़ चुके हैं 9 अनुच्छेद। ठीक है, अब बात करते हैं 10वें अनुच्छेद के बारे में, जो कि है 243 आई। 243 आई। ठीक है, आई माने इनकम से आप बात कर सकते हो। पंचायतों को शक्तियां तो दे दी कि भाई ये कानून बनाओगे। ठीक है, तब सारा काम करने के लिए, कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए, जन उपयोगी कार्य करने के लिए आपको जरूरत होती है पैसे की। ये पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? तो इसके लिए आर्टिकल 243 आई में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये राज्य वित्त आयोग क्या करेगा जी? ये राज्य वित्त आयोग काम करेगा कि जो पंचायती राज, स्थानीय शासन के 2 पार्ट होते हैं। देखो, आपको जैसा कि पता है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं प्लस जो नगर निकाय है, ठीक है ना, जैसे नगर निगम हुआ, नगर पालिका होगा, पंचायती राज संस्थाओं को और नगर निकाय संस्थाओं को, इनको वित्त उपलब्ध कराना, इनको पैसा उपलब्ध करवाना काम करने के लिए। ठीक है, और पैसा कहां से आता है? राज्य की निधि से। निधि कौन सी? जो संचित निधि होती है, प्लस मतलब जितना भी राज्य के पास कर आता है, तो राज्य का जो कर होता है, राज्य की जो निधि होती है, राज्य का जो पैसा होता है, उस पैसे में से पंचायती राज संस्थाओं को और नगर निकाय संस्थाओं को कितना कितना पैसा देना है, यह तय कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। और इस राज्य वित्त आयोग के बारे में प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? आर्टिकल 243 आई द्वारा। आई माने इनकम। इनकम के बारे में कौन बताएगा? राज्य वित्त आयोग बताएगा। ठीक है, फिर आता है कि राज्य वित्त आयोग है, उसको नियुक्त कौन करेगा? तो उसको नियुक्त करेगा सर राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल इसको नियुक्त कर देगा। ठीक है, राज्यपाल इसको नियुक्त कर देगा। फिर इसकी संख्या क्या होगी सदस्यों की, और शक्तियां क्या क्या होगी इनकी, ये सब है। संविधान कहता है कि ये राज्य के विधानमंडल तय करेंगे। कौन करेंगे? राज्य के विधानमंडल तय करेंगे कि आप इनका संख्या कितनी होगी, सदस्यों की शक्तियां क्या होगी, इनका कार्यकाल कितना होगा, ये सब राज्य के विधानमंडल तय करेंगे। तो लगभग राज्य के विधानमंडलों में इनका 5 साल ही तय कर रखा है। ठीक है, तो ये होता है राज्य वित्त आयोग। तो आर्टिकल 243 आई हमने पढ़ा,
राज्य वित्त आयोग के बारे में। आई से आप इनकम का बारे में सोच सकते हो कि इनकम के बारे में बताया गया है। फिर पंचायत, इसका काम क्या है, पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों को वित्त आवंटित करना, ये काम है राज्य वित्त आयोग का। फिर राज्य वित्त आयोग है, वो अपनी जो रिपोर्ट होती है, ये रिपोर्ट किसको देता है, राज्यपाल को देता है। राज्यपाल है वो विधानसभा में, विधानमंडल में ये पेश करवाता है, रखवाता है। ठीक है, तो ये है 10वां आर्टिकल 243 आई, तो इसमें किसके बारे में प्रावधान है, राज्य वित्त आयोग के बारे में प्रावधान है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो राज्य वित्त आयोग है, क्या केवल 243 आई में इसके बारे में प्रावधान है क्या? तो इसका उत्तर है नहीं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य वित्त आयोग का काम क्या है, पंचायती राज संस्थानों और नगर निकाय संस्थानों को वित्त उपलब्ध कराना। तो यानी 243 आई में उल्लेख क्यों मिलेगा, क्योंकि ये पंचायती राज से संबंधित है। यानी जब अपन आगे पढ़ेंगे तो 243 वाई आर्टिकल पढ़ेंगे, जो कि नगर नगरीय जो स्थानीय स्वशासन है, नगर निकायों के बारे में होगा। उसके अंदर फिर से किसका वर्णन आएगा, राज्य वित्त आयोग का वर्णन आएगा, क्योंकि राज्य वित्त आयोग पंचायती राज संस्थानों को भी पैसा देंगे, नगर निकायों को भी देंगे। तो जब पंचायती राज की बात करते हैं तो आर्टिकल 243 आई में राज्य वित्त आयोग का वर्णन है, जबकि जब नगर निकायों की बात करेंगे तो आर्टिकल 243 वाई में इसका वर्णन है। यानी राज्य वित्त आयोग का वर्णन संविधान में आर्टिकल 243 आई और 243 वाई दोनों में देखने को मिलता है। यहां पे आपका होता है आर्टिकल 243 आई पूरा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं 11वें नंबर के आर्टिकल पे, जो है 243 जे। जे माने क्या होता है, जांच। अब जब पैसा दिया जाएगा तो पैसा खर्च भी किया जाएगा, पैसा खर्च किया जाएगा तब उसके लेखे भी बनेंगे। ठीक है, अब ये तय करना कि जो पैसा आया वो जिस मद में आया, क्या उसी मद में एकदम नियमानुसार खर्च किया गया। ठीक है, नियमानुसार उसका क्या लेखा बनाया गया। तो ये सारी जो जांच है, ये जांच भी कोई करने वाली संस्था होगी। समझ रहे हैं आप? जैसे ही आर्टिकल 243 आई आया, उसके पीछे पीछे ही जे को आना पड़ा। यानी जैसे इनकम हुई वैसे ही पीछे पीछे जांच भी होनी जरूरी हो गई, क्योंकि अगर आप किसी को पैसा देते हो तो पूर्ण पारदर्शिता के लिए, जवाबदेही के लिए, ठीक है, और उस पैसे के सदुपयोग के लिए नियमानुसार ये सब तय करने के लिए आपको उसकी जांच भी करनी पड़ेगी। तो 243 आई में तो राज्य वित्त आयोग का है, ये पैसा दिया इसने पंचायती राज संस्थानों को। जे में कह दिया कि राज्य विधानमंडल हैं, ये तय करेंगे, ये तय करेंगे कि इन पंचायती राज संस्थानों की जांच कौन करेगा, लेखों की जांच कौन करेगा, पैसा खर्च किया कहाँ किया कैसे किया, इसकी जांच कौन करेगा, ये राज्य के विधानमंडल करेंगे। ठीक है, तो लगभग सभी विधानमंडलों में जो हमारा केग होती है वो ही जांच करती है। उसके अंदर एक विभाग होता है, लफाड़ कहते हैं इसको, राजस्थान में लफाड़ है, लोकल लोकल फंड एंड ऑडिट, इसका नाम होता है डिपार्टमेंट, लोकल फंड एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये जो लफाड़ होता है, ये डिपार्टमेंट होता है, ये इसकी जांच करता है। लेकिन ये तय किसने किया कि जांच करेगा, तो संविधान आर्टिकल 243 जे में स्पष्ट रूप से कहता है कि ये राज्य विधानमंडल तय करेंगे कि इन पंचायती राज संस्थाओं की जांच कौन करेगा। ठीक है, तो दो आर्टिकल अपन ने पढ़े, 243 आई और 243 जे। 243 आई में आई फॉर इनकम होता है, यानी राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। जे फॉर जांच होता है, मतलब जांच कौन करेगा, तो इसमें कह गया लफाड़ का प्रावधान है। लेकिन संविधान में इतना लिखा है कि जो जांच होगी पंचायती राज संस्थानों की, वो कौन करेगा, ये राज्य विधानमंडल है वो तय करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके आर्टिकल 11 कंप्लीट। 16 आर्टिकल है टोटल। आर्टिकल 243 के मने कराओ, क्या कराओ जी, चुनाव करवाओ, चुनाव कराओ, के फॉर चुनाव कराओ। अब चुनाव करवाना भी जरूरी हो गया था राज्यों में। राज्यों में चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन
आयोग की स्थापना। ठीक है, तो प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो वो है आर्टिकल 243 के मने कराओ क्या, चुनाव करवाओ। तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है वो आर्टिकल 243 के में किया गया है। ठीक है, अभी जो RS मेंस 2024 का 2023 का एग्जाम हुआ था RS मेंस 2023, इसमें एक प्रश्न आया था, अगर किसी स्टूडेंट के ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये अगर कंप्लीट अच्छी तरह से याद होता तो वो नंबर पक्के थे। ठीक है, सीधा सा प्रश्न आया था कि राज्य निर्वाचन आयोग के कौन से कार्यों के बारे में संविधान में वर्णन किया गया है, तय किया गया है, संविधान में कौन कौन से कार्य करने राज्य निर्वाचन आयोग के तय किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो संविधान में आर्टिकल 243 के में क्या लिखा है कि ये राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना नियुक्ति की जाएगी केवल और केवल दो काम करने के लिए। पहला काम क्या है, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं प्लस नगर निकाय हैं, इनके चुनाव करवाना है। पहला काम तो ये करना है राज्य निर्वाचन आयोग का। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है जितनी भी मतदाता सूचियां हैं उनको तैयार करना व उनको अद्यतन करना। ठीक है ना, ये दो काम करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना है, नियुक्ति है, वो का प्रावधान है वो आर्टिकल 243 के में किया गया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत दो चीजें और हैं कि नियुक्ति आखिर कौन करेगा। ठीक है, कौन तो इसकी क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। ठीक है, फिर इसका कार्यकाल क्या होगा, इसकी शक्तियां क्या होगी, ठीक है, संख्या क्या होगी, ठीक है, फिर हटाएगा कौन, इसको हटाएंगे कैसे। तो नियुक्ति तो साहब कौन कर देगा, इसकी कौन करेगा, राज्यपाल। पहली बात तो क्लियर होगी कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। ठीक है, फिर बात करते हैं हटाएगा कौन, तो हटाएगा भी कौन, राज्यपाल। सही है क्या, नहीं, राज्यपाल नहीं हटाएगा, नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा लेकिन हटाया वैसे ही जाएगा जैसे हाई कोर्ट का जो कोई भी जज हो उसको हटाया जाता है। और हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया से। महाभियोग अपन आगे देखेंगे। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया से, यानी जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसको नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल। और हटाएगा कौन, हटाएगा कौन, राज्यपाल नहीं है, राज्यपाल के पास हटाने का पावर नहीं है। हटाया उनको ठीक उसी प्रक्रिया से जाएगा जिस प्रक्रिया से हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, यानी महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। यह संविधान में उल्लिखित चीजें हैं। तीसरी चीज, इसका क्या कार्यकाल होगा, शक्तियां क्या होगी, इसमें कितने सदस्य होंगे, उनकी संख्या क्या होगी, ये सब संविधान कहता है कि ये टेंशन मैं नहीं लेता, ये टेंशन है वो राज्य के विधानमंडल लो, सारी मैं क्यों लूं बताओ। ठीक है, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग आपका क्लियर हो गया। क्या राज्य निर्वाचन आयोग के काम कितने होते हैं, दो काम होते हैं। पहला काम पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाना, दूसरा काम पंचायती राज संस्थाओं नगर निकायों के चुनाव कराना, दूसरा काम जितनी भी मतदाता सूचियां हैं उनको तैयार करना और अद्यतन करना। ठीक है, फिर नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति राज्यपाल करता है। हटाता कौन है, तो हटाएगा कोई एक व्यक्ति नहीं हटाता, इसको हटाने के लिए पूरा का पूरा प्रोसेस अपनाना पड़ता है, वही प्रोसेस जो हाईकोर्ट के जज को हटाने के लिए अपनाना पड़ता है, यानी आपको महाभियोग लगाना पड़ेगा। चलिए, फिर बाकी कार्यकाल, शक्तियां, संख्या वगैरह ये किस पे डिपेंड कर, ये कौन करेगा तय, ये तय करेगा कि राज्य का विधानमंडल है वो ये सब तय करेगा। ठीक है, राज्य का विधानमंडल है वो ये सब
तय करेगा। ये हो गया आर्टिकल 243 के। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल आर्टिकल 243 के हो गया। फिर बात करते हैं आर्टिकल 243 एल के बारे में। आर्टिकल 243 एल क्या कहता है? आर्टिकल 243 एल कहता है कि ये जो प्रावधान है ना पंचायती राज के, ये ऐसा नहीं है कि केवल ओनली राज्यों पे लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि क्या, कि केवल राज्यों पे ये लागू कर दिया आपने, नहीं। ये जो प्रावधान है ये संघ शासित जो प्रदेश हैं उन पे भी लागू होंगे, यानी दिल्ली पे भी ये लागू होगा, पौंडीचेरी पे भी लागू होगा, ठीक है ना, इन सब पे भी ये लागू होंगे, दमन दीव पर भी लागू होगा, गोवा पर भी, गोवा तो चलो राज्य ही है, ठीक है, उसका चंडीगढ़ पर भी लागू होगा, ठीक है ना। तो आर्टिकल 243 एल है वो बस इतना ही कहता है। एल से आप याद रख सकते हो लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ होता है? संघ शासित प्रदेशों में होता है। तो यानी केवल राज्यों में ये लागू नहीं होगा, बल्कि संघ शासित प्रदेशों में भी पंचायती राज है वो, उसके प्रावधान है वो लागू होंगे। बस ये तो बड़ा सिंपल सा है आर्टिकल 243 एल, ठीक है। आर्टिकल 243 एल के बाद में आता है आपका 14वां, कौन सा? 14वां अनुच्छेद 243 एम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको मना ही करता है, एम फॉर मना करना। मना करना किस बात का? कि कहां कहां पर पंचायती राज का ये जो संविधान में भाग 9 लिखा है, इसके जो ये अनुच्छेद हैं आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, ये लागू नहीं होंगे। कितनी गजब की बात इसमें लिखी है, ठीक है ना, परीक्षा में आने लायक बात इसमें लिखी है। तो आर्टिकल 243 एम में क्या है? मना करना। मना किस बारे में करना? कि जो पंचायती राज है उसका जो भाग 9 है, ये अपन जो पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, इसके प्रावधान कहां कहां देश में लागू नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये रट्टा मार लेना, 3 स्टेट्स जो हैं उसमें तो कंप्लीटली लागू नहीं, 3 ऐसे राज्य हैं जिनमें तो कंप्लीटली लागू नहीं होंगे। कौन कौन से? एक तो हो गया नागालैंड, ठीक है, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम, ठीक है। ये जो 3 स्टेट हैं, इन 3 स्टेट में पंचायती राज अधिनियम जो है, ये जो पंचायती राज कानून है, पंचायती राज की जो प्रावधान है संविधान के भाग 9 के, ये लागू नहीं होते हैं, ठीक है। नागालैंड में ये अपन ने जो ये जितने भी आरक्षण से संबंधित पढ़े हो या त्रिस्तरीय से संबंधित पढ़ा हो या कुछ भी पढ़ा हो, ये कुछ भी प्रावधान नागालैंड में लागू नहीं होगा, मेघालय में लागू नहीं होगा, मिजोरम में लागू नहीं होगा, पूर्णतः लागू नहीं होंगे, ठीक है। 2 जगह हैं जहां पे आंशिक रूप से लागू नहीं हो, 2 जगह ऐसी है जहां पे आंशिक रूप से लागू नहीं हो, ठीक है। इसमें से पहली कौन सी है? एक तो है मणिपुर स्टेट, दूसरा दार्जिलिंग है, आपको बताओ दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये जो मणिपुर और दार्जिलिंग है, इनमें उन जगहों पर लागू नहीं होंगे जहां पर जो है वो वहां पे स्वायत्त शासी पंचायत जिला परिषदें, स्वायत्त शासी जिला परिषदें हैं, मतलब ये जो स्वायत्त शासी जिला परिषदें हैं, ये इनको प्रदान की गई है अनुसूची 6 के अनुसार। अनुसूची आर्टिकल 244 है, उसमें एक बार देखना पड़ेगा, आर्टिकल 244 के तहत है वो, इनको यहाँ पे स्वायत्त शासी जिला परिषदें हैं वो स्थापित की गई है। और ये जो स्वायत्त शासी जिला परिषदें हैं, इनके पास तो पंचायतों से भी ज्यादा पावर होती है,
मतलब स्वशासन या विकेंद्रीकरण का अनुपम उदाहरण देखना हो तो ये स्वायत्त शासित जिला परिषद है वहां की, मणिपुर और दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग है वहां की, ठीक है। तो यहाँ पे जहां पे भी स्वायत्त शासित जिला परिषद है वहां पे, और नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये जो तीन हैं, इन तीन स्टेट्स में तो पूरे में ये पंचायती राज का प्रावधान लागू नहीं होंगे, और मणिपुर और दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल का, वहां पे जहाँ पे स्वायत्त शासित जिला परिषद स्थापित है वहां पे ये प्रावधान है वो पंचायती राज के लागू नहीं होंगे। तो ये है आर्टिकल 243M, जो आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 14 आर्टिकल 243M। एम फॉर आप याद रखना मना करना, मना किस बात का करना कि पंचायती राज की जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं भाग 9 में, ये कौन कौन सी जगह पे लागू भारत में नहीं होते। तो हमने बताया 243, हमने नहीं बताया, आर्टिकल 243M ने बताया कि 3 स्टेट्स हैं, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, तीनों में पूर्णतः लागू नहीं होंगे, और मणिपुर और दार्जिलिंग इनमें आंशिक रूप से वहां पे लागू नहीं होंगे जहां पे स्वायत्त शासित जिला परिषदों की स्थापना पहले हो चुकी है। तो प्रश्न उठता है, तो क्या ये जो नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, इन राज्यों में क्या पंचायती राज व्यवस्था है ही नहीं क्या? तो इसका उत्तर है जी नहीं, इनमें भी पंचायती राज है। तो इनमें पंचायती राज की स्थापना कैसे हुई? तो एक कानून लाया गया। क्या कानून लाया गया? देखिए, तो हमारे देश में 2 वर्ग हैं। कौन कौन से? तो सामान्य वर्ग हैं जो सामान्य जीवन जीते हैं, एक है जो जनजातीय वर्ग है, ठीक है ना, जो थोड़ा सा असामान्य जीवन जीते हैं। असामान्य मतलब उनको अपने जो रीति रिवाज, ठीक है, उनको अपने जो रीति रिवाज है, उनको उनके जो अपने संस्कार हैं, उनके जो रहने का तरीका है, उन्होंने अपने आप को एक सीमित क्षेत्र में बांध रखा है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा असामान्य जीवन जीते, तो हमें उनकी रक्षा के लिए स्पेशल प्रावधान हर जगह किए गए हैं। तो पंचायती राज में भी ये जो भाग 9 है अपन ने पढ़ा, 9 अपन ने पढ़ा, जिसमें आर्टिकल 243 से 243 वो थे, ये तो अब जो सामान्य जीवन जीते हैं, ठीक है ना, जो बहुत ही आसानी से घुल मिल जाते हैं दूसरी संस्कृतियों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, उनके लिए है, ठीक है। लेकिन जिनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, जनजातियों को प्रोटेक्शन की बहुत आवश्यकता है, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के इरादे से 1996 में कानून लाया गया जिसका नाम है पैसा। क्या नाम है? पैसा, ठीक है, पैसा कानून लाया गया। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार नाम से कानून लाया गया, ठीक है। पैसा कानून किस नाम से लाया गया? क्या नाम था इसका? पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, ठीक है, तो ये लाया था पैसा। ये जो पैसा कानून लाया गया, इसके तहत है वो नागालैंड, इसमें जो जो प्रावधान किए गए हैं उस प्रावधान से नागालैंड, मिजोरम, और जो अपन ने पढ़ा नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, प्लस पूरे देश में जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं वहां पर पंचायती राज का जो शासन चलता है वो पैसा 1996 का जो पैसा कानून है उसके प्रावधान वहां पे लागू होते हैं। तो कुल मिला के 10 राज्य हैं ऐसे, कुल मिला के 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर पंचायती राज का जो शासन है वो पैसा के हिसाब से चलता है, पैसा 1996 के हिसाब से चलता है, ना कि संविधान में उल्लेखित भाग 9 के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो कुल मिला के 10 राज्य हैं, हमारा राजस्थान भी उसमें शामिल है, राजस्थान भी उसमें शामिल है, मतलब राजस्थान का बहुत ही कम पार्ट जिसमें जो अनुसूचित जातियां रहती है, बस केवल वो पार्ट इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये था 243M। 243M, एम मतलब मना, मैंने आपको बताया, मतलब मैंने आपको पढ़ाया कि 243 आर्टिकल M है, 243M में मना किया गया है कि देश में कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहां पे ये जो प्रावधान है पंचायती राज के आर्टिकल 243 से 243 ओ तक लागू नहीं होंगे। तो मैंने 3 राज्य आपको बताया कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं होगा, और दार्जिलिंग तो पश्चिम बंगाल में, प्लस मणिपुर के वे जगह, वे स्थान जहां पे
स्वायत्त शासित जिला परिषदें पहले से एस्टेब्लिश है, वहां पे ये लागू नहीं होगा। तो वहां पे कौन सा कानून लागू होगा? वहां पे पैसा लागू होगा। पैसा 1996 में आया। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार अधिनियम 1996, उसके प्रावधान लागू होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 243 हो गया। फिर आते हैं 15वां 243 और 16वां आता है 243 ये दोनों ही कोई खास काम के नहीं है। ठीक है ना, याद रखने लायक भी नहीं है, काम के भी नहीं है। 243 में तो लिखा हुआ है कि भाई इससे जो पूर्व विद्यमान विधियां हैं, विद्यमान जो विधियां हैं उनके बारे में उनकी क्या स्थिति रहेगी। और आर्टिकल 243 में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का क्या हस्तक्षेप रहेगा। तो इन दोनों से ना तो क्वेश्चन बनते हैं, NO याद सकते हो, नो, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुल मिला के जो इंपॉर्टेंट थे वो थे आर्टिकल 243 से लेके 243M तक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। वो सब मैंने आपको पढ़ा दिए। अब थोड़ी सी मैं आपको इनकी याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ कि अब याद कैसे रखेंगे। बात करते हैं 243 और 243A से O तक के बारे में। ठीक है, तो 243A में तो क्या है, परिभाषाएं हैं। ठीक है, फिर आता है ABCDEFGH IJKLMNO। ठीक है, ABC ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसकी मुझे तो कोई पर्सनल ट्रिक ऐसी लगी नहीं, अगर आपको पता हो तो कोई कमेंट जरूर कर देना। डी मैंने आपको बताया, डी से मतलब क्या, दो मांग किस चीज रखती है, आरक्षण की। तो आरक्षण से संबंधित प्रावधान की कहाँ है, आर्टिकल 243D में है। ई से आप याद रखते हो एरा। एरा किसे कहते हैं, अवधि को, यानी पंचायती राज संस्थानों की एक बार चुन के आ गई, उन सदनों की अवधि कितनी होगी वो बता रखा है। एफ और जी का आप याद रख सकते हो कि एफ का मतलब क्या होता है, हमें फक्र है, और जी का मतलब क्या होता है, घमंड है। फक्र हमें कौन सी चीज पे होता है, हमारी योग्यताओं पे हमेशा हमें क्या होता है, फक्र होता है। हमारे पास जो भी योग्यताएं होती हैं उसके बारे में फक्र होता है। घमंड किस चीज का होता है, शक्तियों के बारे में घमंड होता है, शक्ति के बारे में। ठीक है, तो देखिए, और एच बता देता हूं, होम टैक्स, यानी करों के बारे में वर्णन इसमें है। ठीक है, तो यहां से यहां तक है वो आपको पता चल गया होगा, आप आराम से याद कर लोगे। क्या, D4 दो, क्या दो, आरक्षण दो। ई से एरा, अवधि के बारे में बताया गया है। एफ फक्र, जी घमंड। फक्र होता है योग्यताओं के बारे में और घमंड होता है हमें शक्तियों के बारे में। यानी योग्यताओं के बारे में बताया गया है आर्टिकल 243E में, और G4 घमंड, घमंड की सतह शक्तियों से, तो शक्तियों के बारे में बताया गया। जी में H4 होम टैक्स यानी कर के बारे में बताया गया है। आई तो सीधा सा है, याद रह जाएगा, इनकम। इनकम कौन करता है, राज्य वित्त आयोग इनकम के बारे में बताता है। फिर जे मतलब जांच। ठीक है, के मतलब क्या, कराओ, क्या कराओ, चुनाव, निर्वाचन आयोग। ठीक है, एल लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब संघ शासित प्रदेशों के बारे में लिखा गया है। एम मतलब क्या है, मनाही, मतलब कहाँ कहाँ पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। और नो मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये थोड़ी ट्रिकें होगी जिससे आपको आसानी से याद रह जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया है पंचायती राज कंप्लीट। कंप्लीट माने इसके, देखो पंचायती राज के दो चीजें होती है ना, एक तो होती है कि इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, दूसरी होती है कि इसका विकास किस प्रकार हुआ भारत में। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, संवैधानिक स्थिति क्या रहती है, क्योंकि आजकल सीधा जो आप कोई भी एग्जाम देखोगे तो इन 16 आर्टिकल में से कोई भी या तो 3 उठा लेंगे, 4 उठा लेंगे, आपको पूछ लेंगे, आपको याद होंगे नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। आपको संवैधानिक स्थिति को इनकी पता होनी चाहिए। आपको तो आर्टिकल 243 से ओ तक सारे रटे हुए होने चाहिए, पता होना चाहिए किसमें क्या क्या दिया गया है। और यहाँ तक है कि कई बार तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं कुछ एग्जाम में कि आर्टिकल जैसे 243 मान लीजिए ई भी है, तो इसके बारे में भी 3 स्टेटमेंट दे दिए कि इसमें इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है, ये आर्टिकल 243 ई में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पंचायती राज में आते हैं। तो आपका तो ये काम है कि आपको तो 243 से 243 वही रट लो। ये जो 2 वीडियो मैंने डाले हैं, ये दोनों वीडियो आप तैयार कर लो। अगर पंचायती राज संस्थान की संवैधानिक स्थिति में से, संवैधानिक प्रावधानों में से कोई भी क्वेश्चन आ गया
तो मैं शर्त यह कहता हूं कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब अगला जो वीडियो बनाएंगे अपन आगे, वो पंचायती राज संस्थानों का विकास किस प्रकार से हुआ, ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे इसमें कि किस प्रकार से सामुदायिक विकास कार्यक्रम आए, फिर पंचायती राज स्थापना कैसे नागौर में हुई, कौन कौन सी समितियां बनाई, किसी समिति ने कहा कि नहीं ये 3 स्तरीय होना चाहिए, दूसरी समिति ने कहा कि नहीं 2 स्तरीय होना चाहिए, किसी समिति ने कहा कि इसमें पार्टियों को भी चुनाव लड़ो। तो वो एक एक अलग प्रकार का टॉपिक है जिसको अपन अलग प्रकार से ही पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो ये अभी जो हमने 2 वीडियो पढ़े, ये हैं पंचायती राज संस्थानों की संवैधानिक स्थिति जो कंप्लीट हो चुके हैं। इनको आप रट लें अच्छी तरह से, ताकि पंचायती राज में से कोई भी प्रश्न संविधान के हिसाब से आए तो आपका नहीं छूटे। समझ में आ गया? थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखा और आशा करता हूं कि आपको अच्छी जानकारी मिली होगी और फिर जल्दी अपन मिलते हैं नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।